नमस्ते हिमाचल, आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां हिमाचल में आपदा से उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है। रास्ते बंद हैं, बिजली पानी की दिक्कत के अलावा आपदा ने कई फैक्ट्रीज और उद्योग भवनों को भी नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक बीबीएन, परवाणु, काला अंब और ऊना में उद्योगों को अब तक 25,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और ये आंकड़ा हर रोज 500 करोड़ से ज्यादा के आर्थिक नुकसान के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से हिमाचल को पंजाब और हरियाणा से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पूरे तरीके से ठप पड़े हैं, 3 बड़े पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों उद्योग हैं जिन्हें हजारों करोड़ रुपए का नुकसान लगातार हो रहा है और अब तक का जो नुकसान का आंकलन किया गया है, इस 1.5 महीने में 25,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान फैक्ट्रीज और उद्योगों को हो चुका है। और यही आंकड़ा हर रोज अगर गिना जाए तो 500 करोड़ जुड़ते हुए हर रोज ये नुकसान यहां पर उद्योगों को हो रहा है। रास्ते बंद पड़े हैं, कच्चे माल की आवक हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पा रही है। सीधे रुक करते हैं रणबीर का, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस पूरे हालात का जायजा लिया था और जिस तरीके से यहां पर नुकसान हो रहा है, नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ उद्योगों को ही नहीं बल्कि जो यहां पर कामगार आते हैं, जो इंडस्ट्रीज लगाने वाले यहां पर जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उन्हें भी यहां पर भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। रणबीर जी हाँ, देखिए हजारों उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित हैं और जो एक आंकड़ा यहाँ बद्दी पुलिस से हमें मिला है तो करीब 4 लाख से ज्यादा जो कामगार हैं वो यहाँ पर इसी बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ में काम करते हैं। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ था 8 जुलाई के बाद अब तक जो अधिकतर उद्योग है इसमें पूरी तरह से प्रभावित है, खासकर मध्यम और लघु उद्योग प्रभावित इसमें ज्यादा है। ये जानकारी जो है यहाँ से निकल कर आई है। और देखिए इस औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 32 से 33% हिस्सा जो है जीडीपी में इस औद्योगिक क्षेत्र का है। तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार को भी खासा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। जो भारतीय उद्योग परिसंघ की हिमाचल इकाई है उनके पदाधिकारियों से हमारी बात हुई थी। जो यहाँ पर जो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हर दिन हो रहा है। और 8 जुलाई से अब तक का आप जो है आंकड़ा ले लीजिए तो ये 25,000 करोड़ को पार कर चुका है। अब तक सबसे ज्यादा अब तक जो है नुकसान इतना ज्यादा हुआ है। और यहाँ पर ये भी बताते चले कि इससे जो राज्य सरकार को आय होती थी जीएसटी के रूप में, तो राज्य सरकार को भी घाटा यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। और जो 3 बड़े पुल हैं वो ध्वस्त हैं। एक जो है लक्कड़ मंडी के पास जो है एक पुल जो है वो अभी चल रहा है और यहाँ मेरे ठीक पीछे जो है ये इलाका दिखाना चाहेंगे। ये जो रोड है ये नालागढ़ से होता हुआ रोपड़ की तरफ जाता है। तो ये एकमात्र जो है अभी यहाँ पर कच्चे माल और तैयार माल के लिए जो है वाहन यहाँ से आते जाते हैं। और यहाँ पर अगर ट्रैफिक की बात करें तो बद्दी पुलिस ये बता रही है कि 30 से 35 हजार वाहनों की आवाजाही बद्दी में होती है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि 3 बड़े पुल जो है ध्वस्त हो जाते हैं और कई किलोमीटर लोगों को जो है इधर उधर जाना पड़ता है। तो उससे किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। न केवल उद्योगों को यहाँ पर नुकसान हुआ है, जो रिहायशी इलाके हैं, जो पंचायतों के इलाके हैं, गांव में काफी नुकसान है। साई एक जगह बताई गई, वहां पर काफी लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। एक कैंप में वो लोग अभी रह रहे हैं जहां पर पूरा गांव जो है पूरी तरह से जो भूस्खलन की चपेट में आ गया था। पहाड़ी इलाका है, वहां पर काफी दिक्कतें अभी झेलनी पड़ रही। तो कुल मिलाकर इस आपदा की घड़ी में न केवल आर्थिक रूप से हिमाचल को नुकसान हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान हो रहा है, उद्योगों को नुकसान हो रहा है, कामगारों को नुकसान हो रहा है, जो सड़क व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई है, बिजली पानी की जो सेवाएं हैं वो बाधित यहाँ पर हुई है। और एक जगह तो मैं गया था जासमिन, बद्दी में जो मुख्य पुल है जो पिंजौर से होते हुए एनएच से को जो जोड़ता है, वहां तो एक इलाका ऐसा है कि जो पुल वहां पर जोड़ता था तो वहां पर जो कामगार थे उनके लिए पैदल आने तक का रास्ता जो है बचा नहीं है। यूं मान लीजिए आपकी 100 मीटर का जो दायरा है वो पार लोग नहीं कर पा। बिल्कुल
बिल्कुल रणबीर, यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठता है, चलिए रणबीर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी रणबीर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये तमाम नुकसान हुआ है, जहां पर ये हजारों की संख्या में उद्योग मौजूद हैं। रणबीर, जिस तरीके से हालातों का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जो पूरे तरीके से टूट चुके हैं, उनका संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है, उद्योगों को नुकसान यहाँ पर हुआ है। कितना समय हम कुल मिलाकर माने कि स्थिति को सामान्य होने में लग सकता है? क्योंकि जिस तरीके से मानसून ने तबाही मचाई है संपूर्ण हिमाचल को अगर देखा जाए और हिमाचल के इस इलाके को देखा जाए पर्टिकुलरली, जहां से हिमाचल को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, यहां पर हालात सामान्य होने में कितना समय लगेगा? देखिए, अभी तो जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जो 3 बड़े पुल ध्वस्त हुए हैं, ये लाइफलाइन मानी जाती है इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र की। तो कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि शायद इसके आदेश जल्दी हो जाएंगे कि वैली ब्रिज जो है एक अभी जो है एक विकल्प है कि वैली ब्रिज जो है 3 स्थानों पर लगाया जाए, ये कहा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको जो है जो नया पुल बनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, और जिस तरह से यहाँ पर आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है न केवल उद्योगों को, राज्य सरकार को, तो ये संभव है कि शायद ये जो वैली ब्रिज है वो जल्दी लगाए जाएंगे। लेकिन जो आम जनजीवन है उसको पटरी पर आने में जो है समय यहाँ पर लगेगा, और यहाँ भी खासा नुकसान न केवल स्थानीय जनता को हुआ है, सरकारी संपत्ति को हुआ है, लोगों की संपत्ति का भी नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति पूरे हिमाचल में इसी तरह की बनी हुई है। जासमिन। बिल्कुल रणबीर, पूरे हिमाचल में जी कमोबेश इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और हालात को सामान्य होने में, जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे, काफी वक्त लगेगा और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज भी प्रशासन के सामने, सरकार के सामने है। रणबीर, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्वालामुखी के बनखंडी में बगलामुखी मंदिर के पास अवैध 8 मंजिला होटल बन रहा है। इसे लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला के शिव बावड़ी मंदिर से सबक नहीं लिया गया है। आखिर किसकी मिली भगत से बनखंडी के बगलामुखी मंदिर के पास 8 मंजिला होटल बनाया जा रहा है? इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री से भी की और डीसी कांगड़ा और एसडीएम देहरा से भी, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, ये रमेश धवाला का कहना है। तो ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं अपनी तस्वीरों में, ये एक बड़ा होटल यहां पर बनाने की कवायद हो रही है और इसी को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता रमेश धवाला ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी दी है, एसडीएम देहरा को भी इसकी जानकारी है, वहीं डीसी कांगड़ा को भी इसकी जानकारी उन्होंने दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो बहुत जल्द वो हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने शिव बावड़ी शिमला का भी हवाला दिया और ये कहा कि नियमों को ताक पर रखकर इस होटल का निर्माण हो रहा है। क्या समरहिल शिव बावड़ी से कोई सबक नहीं लिया गया? और इसी पर ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ ब्रिजेश्वर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश्वर, जरा तफसील से बताइए, जो रमेश धवाला कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम दरवाजे खटखटाए लेकिन कहीं भी एक्शन नहीं लिया गया, कहीं से भी कार्रवाई नहीं हुई है। ब्रिजेश्वर। रमेश धवाला जो पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी के और इस बार उन्होंने देहरा से बीजेपी के सीट से चुनाव लड़ा था, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाए हैं जो बनखंडी में बगलामुखी मंदिर के पास एक होटल बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो 8 मंजिल से ऊपर बन रहा है। जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कोई नियम होते हैं उनके अनुसार नहीं बनाया जा रहा है। और धवाला ने ये भी आरोप लगाया, इस मामले में उन्होंने एसडीएम जो देहरा है उनसे बात की, डीसी कांगड़ा से बात की और स्वयं मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात की है, लेकिन बावजूद इसके भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उन्होंने ये भी दावा पेश किया है कि जिस तरह हिमाचल में जो त्रासदी आई है, सैकड़ों की तादाद पे जो लोगों के घर हैं वो ढह गए हैं या कुछ जमीन धंसने से जो मकान जो फट गए हैं, वो कह रहे हैं कि 3 मंजिला मकान ही नहीं बचे, तो ये 8 मंजिला जो होटल बनाया जा रहा है इससे कल को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु हर वक्त रहते हैं और कल को अगर ऐसा नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? जी जैस्मिन।
बिल्कुल। ब्रिजेश्वर, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये होटल कौन बना रहा है? क्या मंदिर प्रशासन से इसकी इजाजत ली गई है या फिर मंदिर प्रशासन की देखरेख में ही एक सरायनुमा होटल का यहाँ पर निर्माण हो रहा है? ये तमाम जानकारियां मिल पाई हैं? जी, जो रमेश वालों ने हमें जानकारी दी, उन्होंने कहा कि ये जो जगह है वो मंदिर की जगह है और मंदिर ये होटल बना रहा है, सराय बना रहा है। तो जो मंदिर के वहाँ के लोग हैं वही बता सकते हैं कि वो उनका क्या बनाया जा रहा है वहाँ पे। लेकिन जो विषय जो खड़ा हो रहा है वो विषय यही है कि ये 8 मंजिला बनाने की हिमाचल में अनुमति ही नहीं है। इस विषय को लेकर और दूसरी जो त्रासदी हिमाचल में आई है और जगह जगह जमीन धंस रही है जिससे नुकसान हो रहा है, तो इन बातों को उसी का हवाला देकर रमेश धवाला ये कह रहे हैं कि अब हाईकोर्ट का भी रुख करेंगे अगर कहीं से उनकी सुनवाई नहीं हुई तो। ब्रिजेश्वर, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ज्वालामुखी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के पद पर अजय खट्टा की ताजपोशी की गई है। सीहोर पाई में हुए इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने सीएम सुक्खू, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर आए हैं। उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। करीब 1000 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 6000 मकान भी स्वीकृत करवा चुके हैं। ऐसे में सीएम और उनके मंत्री को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए, ऐसा रविंद्र सिंह रवि ने कहा। आने वाले समय के लिए जैसे हमने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि 2024 के चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, उसकी तैयारी में सारे कार्यकर्ता लग जाएं। मतदान केंद्र से लेकर पूरे मंडल स्तर के ऊपर सभी की जिम्मेवारी तय कर दी जाएगी और बहुत जल्दी हमारा मंडल का गठन भी कुछ ही समय में 1 या 2 दिन में होने वाला है। सभी की जिम्मेवारियां दिए जाएंगी। सभी कार्यकर्ताओं का मुझे विश्वास है कि अजय खट्टा जी हमारे नए अध्यक्ष बने, अच्छे संगठन करता है, सभी का ध्यान रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम सेवा कर रहे हैं और बीजेपी राजनीति कर रही है, ऐसी हल्की बातें करना उप मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। पूर्व मंत्री और विधायक विक्रम ठाकुर ने यह बात कही। विक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की जनता आज देख रही है कि कौन कितनी सेवा कर रहा है, इसलिए किसी पार्टी के बारे में कहना कि हम सेवा कर रहे हैं, दूसरे राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देश की जनता आज देख रही है कि कौन कितनी सेवा कर रहा है, इसलिए किसी पार्टी के बारे में ये बोलना कि हम सेवा कर रहे हैं, दूसरे राजनीति कर रहे हैं, ये कोई ठीक विषय नहीं है। आज हम सब लोगों को अपने भेद बुलाकर हम सब लोगों को हिमाचल प्रदेश किस प्रकार से बच सकता है, हिमाचल प्रदेश की जनता को किस प्रकार से राहत मिल सकती है, हमें इन सब बातों की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक वरिष्ठ नेता है, एक वरिष्ठ मंत्री हैं और आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। इस प्रकार का हल्का बयान करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि उनको समाज में बढ़ चढ़कर इन सारे विषयों के बारे में, जनता आज दुखी है और जनता ये देख रही है कि उनकी मदद की जाए, तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को मदद की तरफ ध्यान देना चाहिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। की बैठक होने के बाद घाटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों को आगे आकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। पुंछ के चिकंदाबाग, खड़ी और गुलपुर इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू। 2 मुश्तबा अफराद के नजर आने के इत्तला पर शुरू किया गया तलाशी अभियान। एसओजी, फौज, पुलिस और सीआरपीएफ कर रही है मुश्तरका कार्रवाई। वक्फ बोर्ड के नए ऑर्डर पर अल्ताफ बुखारी ने किया रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा अगर इम्तिहान होना है तो फिर पहले चेयरपर्सन का किया जाए इम्तिहान। मीरवाइज और दीगर को भी रिहा करने की कही बात। युवा राजपूत सभा के गिरफ्तार किए गए कारकुनों को किया गया रिहा। सरोड टोल प्लाजा मामले में किया गया था गिरफ्तार। सभा के तर्जुमान ने डोगरों की फतह दिया करार। कहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार। युवा राजपूत सभा मेंबरान की रिहाई का किया कविंदर गुप्ता ने खैर मकदम। कहा तमाम मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे। और कांग्रेस के सीनियर लीडर योगेश सहानी ने सरोड टोल प्लाजा को
और चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीएम सुक्खू ने सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ शिमला में मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों के साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में आई आपदा को लेकर सरकार प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए ऋण पुनः संरचना के विकल्प पर विचार कर रही है। उन्होंने इस संबंध में एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता पर भी बल दिया। वहीं सुक्खू सरकार ने हिमाचली विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू की है। सीएम ने कहा कि इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उच्च या व्यावसायिक शिक्षा से वंचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है, उस परिवार का छात्र इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है। वहीं सीएम सुक्खू ने हमीरपुर के भोरंज में आपदा प्रभावित क्षेत्र बगबाड़ा, नगरोटा, गाजियां, बाहवणी, चंद्रूही क्षेत्रों का दौरा किया और आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। यहां सीएम ने नेता विपक्ष पर भी हमला बोला। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सही आंकड़े पेश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष के पास यदि कोई सही आंकड़ा है तो उतनी ही राहत केंद्र सरकार से दिलवा दें। इस तरह की राजनीति के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। यदि राजनीति करनी है तो वहां पर कर लें। सही आंकड़े पेश किए हैं, सही दावा पेश किया है और प्रतिपक्ष की नेताजी के पास कोई सही है तो उतने ही दिला दो जितना आप कह रहे हैं। हम ये इस प्रकार की राजनीति करने के लिए हमने विधानसभा का सेशन बुला लिया है, उसमें आप बोलिए। अगर हम सही नहीं प्रकट कर रहे तो फिर कौन कर रहा, जो हर जगह जाकर देख रहे हैं। यहाँ ही हमने देखा, सड़क आपके सामने है बीड़ बगेड़ा की, 2 किलोमीटर पूरी बारिश होगी आउट होगी। उसी सड़क को रिपेयर करने के लिए 5 करोड़ रुपया लग जाएगा। इस स्कूल को की मिट्टी और पीछे दीवार के लिए भी 30 से 40-50 लाख रुपया लग जाएगा। और जिस जगह मैं जा रहा हूँ हर जगह नुकसान हुआ है। आप बोलना सही आंकड़े नहीं, जितना आपको लगता है उतनी सहायता तो दिलाओ, आर्थिक सहायता। उनके जो सराज है वहाँ भी हम राशन पहुँचा रहे हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्या है उसका भी समाधान कर रहे हैं। अन्न पहुंचा रहे हैं, जहां बादल फट रहे हैं हर चीज पहुंचा रहे हैं। यही प्रशासन कर सकता है और प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर ये कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी मामले में शिमला पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। जो लोग हिरासत में लिए गए हैं वो सभी चंबा के हैं और पत्र वायरल करने वाला मनोज शर्मा भरमौर का रहने वाला बताया जा रहा है। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि जो पत्र था उस पत्र में जो पद नाम, डेजिग्नेशन वगैरह थे, जिस कार्यालय से वो क्लेम किया गया था जारी करना, उस तरह का कोई पदनाम और डेजिग्नेशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद ये ज़रूरी था कि ये पता लगाया जाए कि इस प्रकार का जो सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार किया गया पत्र के माध्यम से, उस पत्र का ओरिजिनेटर कौन है। उस दिशा में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने पर ये सामने आया कि जो पत्र को जिसने सोशल मीडिया में वायरल किया, जो ओरिजिनल ऑथर है वायरल करने वाला, वो व्यक्ति हमें पूछताछ के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल्स हैं उनको जब हमने एग्जामिन किया, उसमें उस व्यक्ति का पता चल गया। इस व्यक्ति का नाम मनोज शर्मा है और ये भरमौर क्षेत्र का रहने वाला है। और जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस प्रकार से साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस इन्वेस्टिगेशन को हम कर रहे हैं। अभी कुछ 3 लोग हमने हिरासत में लिए हैं। उनसे सभी एस्पेक्ट्स को लेकर के छानबीन की जा रही है। 2 व्यक्ति इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं, भरमौर से हैं और तीसरा क्षेत्र से हैं, और एक अन्य व्यक्ति है उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो है इस तरह के मैटर्स में किया जाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में,
कि जब हम सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया में साथ साथ हम कानूनी जिम्मेदारियां और दायित्वों को भी निभाएं और उन सब चीज़ों का अनुसरण करें जो किसी दूसरे व्यक्ति की निजता से, उसकी प्राइवेसी से और उसके चरित्र से, उसके सामाजिक जीवन से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमने इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में चल रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में और इसमें डेवलपमेंट होगी हम उसके बारे में भी आपको फिर ब्रीफ करेंगे। और वायरल चिट्ठी मामले में सीएम ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को गंदी राजनीति करने से बाज आना चाहिए। झूठ लिखना नहीं चाहिए और मुझे पता लगा कि वो भरमौर से एक बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ से अपलोड हुआ है। इस प्रकार की अच्छी गंदी राजनीति करनी नहीं चाहिए। कोई फैक्ट है उस लोगों के सामने आना चाहिए, एफिडेविट फाइल करना चाहिए। बदनाम करने की जो लोग कोशिश करते हैं तो सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि इस प्रकार की भ्रमबाजी से लोगों में गलतफहमी होती है। मुझे इस बारे में अभी जानकारी है। मुझे भी पता लगा कि एक पत्र छपा था, उसमें कहाँ से अपलोड हुआ, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, भरमौर से है और वहाँ से, क्योंकि सोशल मीडिया वालों ने ही रिपोर्ट दी कि यहाँ से अपलोड हुआ था। इस पहला अपलोड जहाँ से हुआ वो वहाँ से अपलोड होकर उसके मोबाइल से हुआ, उसके मोबाइल को कर लिया। मुझे अभी पता लगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जहाँ वो छपा है उसकी भी मेरे ख्याल अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले ये जो गुमनाम पत्थर होते हैं ये छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। और खबर देहरा से है, जहां के धंगड़ पंचायत में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों के पुनर्वास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तो हम तो कह रहे हैं ये राष्ट्रीय आपदा है, केंद्र इसको बात हमारी नहीं मान रहा है। हम तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा है जिसमें कि हजारों घर ध्वस्त हो गए हैं। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और अब तो मुझे लगता है कि डेथ टोल भी 450 के आसपास होने लगा है। हमारा जिम्मा है कि हमारे लोगों की जो आंख में आंसू है, जो उनका दर्द है, जो उनका कष्ट है, हम उसका निवारण करें, ना कि हम इस बात में विश्वास रखते हैं हम कि लोगों की बातों का जवाब दें। सब अपने अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी घर तक पहुंचा जाए जिसको नुकसान हो। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। लोक निर्माण मंत्री बिलासपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिलाधीश बिलासपुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जारी राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। अभी तक जो हमारी 563 सड़कें आपके बिलासपुर सर्कल की जो टोटल सड़कें हैं, इसमें से केवल 7 सड़कें जो हैं वो अभी तक बंद हैं। इनको भी हमने विभाग को इसमें निर्देश दिए हैं कि इनको जल्द से जल्द खुलवाया जाए। जहां पर कई जगहों पे ऐसा होता है कि खुल जाती है मगर फिर से स्लिप आ जाता है, उसको हम प्राथमिकता पे विभाग द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जा रही है और जल्द इनको खोला जाएगा। यहाँ पे जो एडिशनैलिटी खास रूप से बजट की अलग अलग डिविजन्स के माध्यम से जो हमारे समक्ष रखी गई है, मैं इसके लिए भी वापस शिमला जाकर अपने विभाग द्वारा प्राथमिकता पे एडिशनल फंड जो है वो यहाँ के डिविजन्स को भिजवाया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से भी उसके बारे में बात करूंगा जो एडिशनैलिटी हमको चाहिए, ताकि प्राथमिकता पे हर डिविजन को यहाँ पे बजट का प्रावधान। और विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान भारी बरसात भी श्रद्धालुओं की बाधा नहीं बन पाई। इस बार 4 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। वहीं मंदिर न्यास को 1,35,57,439 रुपए नगद और 293 ग्राम सोना, 25 किलो 793 ग्राम चांदी, विदेशी मुद्रा में 75 यूरो, कनाडा $46 और इंग्लैंड से 35 पाउंड, यूएसए से $20, मलेशिया से 4 RM और यूएई से 2,286 दिरहम्स और सिंगापुर से $1, कुवैत से 2 दिरहम और ऑस्ट्रेलिया से $5 चढ़ावे में प्राप्त हुए हैं। मां नैना देवी के दरबार में श्रावण अष्टमी का मेला जो है वह
बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ पे आयोजित हुआ और पिछले 27 तारीख को यह मेला जो है समाप्त हो गया। और इस मेले के दौरान जो है 4 लाख के करीब जो है श्रद्धालु मां नैना देवी के दरबार में पहुंचे और मां के दरबार में उन सभी लोगों ने माथा टेका, मां का आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त किया। जिन्होंने मां के दरबार में यह दान अर्पित किया है या भेंट अर्पित की है, हम मां से प्रार्थना करते हैं कि मां उन सभी भक्तों के घरों में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।